साथियों, आज हम बात करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट पर। टैलेंट मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग लाइफ के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो वर्तमान में टैलेंट पर बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू रिटेन, हाउ टू डेवलप एंड हाउ टू एंगेज टैलेंट। आज हम इन सभी बातों की चर्चा अपने इस टैलेंट मैनेजमेंट के सीरीज के तहत करेंगे। टैलेंट इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान में किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन बहुत है। आज कंपटीशन एक ग्लोबल विलेज की तरह है, पूरे विश्व के स्तर पर आ गया है। पहले कंपटीटिवनेस होती थी तो लोकल होती थी, अभी कंपटीटिवनेस इंटरनेशनल है। आज आपकी बिजनेस में बेंचमार्किंग, आज आपकी बिजनेस की क्वालिटी, आज आपकी बिजनेस की कॉस्ट, आपकी ब्रांड इमेज, यह सब इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर मापी जाने लगी है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपका प्रोफेशन ग्रो करता है, तो आपकी कंपटीटिवनेस और बढ़ती जाती है। इन्हीं चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं टैलेंट मैनेजमेंट पर। जब तक आपके पास उचित टैलेंट नहीं होगा, तब तक आप ना तो बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं और ना ही कॉम्पिटिटिव एज का बेनिफिट ले सकते हैं और ना ही बहुत लंबे समय तक आप अपने बिजनेस को बढ़ाकर और अपने लिए स्थान पर रख सकते हैं। यदि आज बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है कि आपके पास हाई क्लास टैलेंट हो। आपको यदि जरूरत है अपने बिजनेस की ब्रांड इमेज बढ़ाने की, तो आपके पास हाई क्लास टैलेंट हो। इसीलिए टैलेंट का रिक्रूटमेंट, टैलेंट का सिलेक्शन, टैलेंट की ऑनबोर्डिंग, टैलेंट का डेवलपमेंट, टैलेंट का कैरियर पाथ, के टैलेंट का एंगेजमेंट और फाइनली टैलेंट का यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस ही हमारा उद्देश्य है। अतः आज हम बात करेंगे कि टैलेंट मैनेजमेंट है क्या। टैलेंट मैनेजमेंट इज डिफाइंड as the methodologically organized, strategically process of getting the right talent on board and helping them grow to their optimal capabilities, keeping organizational objectives in mind. इसका सीधा सरल भाषा में यदि मैं मतलब बताऊं तो यह है कि टैलेंट मैनेजमेंट की परिभाषा वह है कि यह एक नियमित तरीके से एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को अपनाकर उचित टैलेंट का सिलेक्शन कर उसको अपने बोर्ड पर ज्वाइन कराकर उसकी हम मदद करें कि वह अपनी सारी क्षमताओं का, दक्षताओं का, प्रबलताओं का, कुशलताओं का, विशेषताओं का, योग्यताओं का बिजनेस के लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह प्रयोग करे। बहुत जगह ऐसी बात सामने में आती है कि टैलेंट है लेकिन टैलेंट काम नहीं करता है, तो वहां टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस का होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कही जाती है सिस्टेमैटिक attraction, identification, development, engagement, retention and deployment of those individuals who are of particular value to an organization, either in view of their high potential for the future or because they are fulfilling business operation critical roles.
इसका मतलब सरल भाषा में यह हुआ कि यह एक नियमित विधिवत अच्छे बुद्धिमान लोगों को, हाई क्लास टैलेंट को अट्रैक्ट करने का, उन्हें पहचानने का, उन्हें और विकसित करने का, उन्हें अपने काम में विनियोजित करने का, उन्हें अपने पास रखने का और उनका ठीक से विनियोजन करने का प्रक्रिया को ही टैलेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। वो जो लोग अच्छी पोटेंशियल, जिनमें अभी और योग्यता बाकी है, जिनको और विकसित किया जा सकता है, वो फ्यूचर में यूज कर और बिजनेस की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया को ही टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं। मैं आप इसको एक और तरीके से समझा सकता हूं कि मेरे बिजनेस की आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दो तरह की स्किल की आवश्यकता होती है। एक है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल का मतलब है कि आदमी काम कैसे करता है। दूसरी है ह्यूमन स्किल, कि उसका मानवीय व्यवहार कैसा है। और तीसरी है कंसेप्चुअल स्किल, कि वह लोग अपने बिजनेस की नीड को, लोगों की भावनाओं को, कस्टमर की आवश्यकताओं को कैसे समझता है और उन सब का समन्वय कैसे करके बिजनेस के साथ उनको आगे बढ़ाता है। यह कंसेप्चुअल स्किल है। तो इन तीनों का समावेश करना और उचित टैलेंट को उचित जगह पर लगाना ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है। बहुत सारे लोग अच्छा टैलेंट रिक्रूट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह उसकी ना तो ठीक से केयर करते हैं, ना उसे ग्रो करने का मौका देते हैं। तो इन सब चीजों की प्रक्रिया को ही टैलेंट मैनेजमेंट कहा जाता है, कि आप जब से आदमी को अपनी उद्योग में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें, चयनित करें, तब से लेकर के जब तक उसकी सेवानिवृत्ति का समय आए, तब तक आप उसकी ग्रोथ का, उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट का, उद्योग की आवश्यकताओं का समन्वय कैसे बैठा सकते हैं, कैसे उनका आकलन करते हैं, कैसे उन्हें विकसित करने का और मौका देते हैं, यह सब उन बातों पर ही निर्भर प्रक्रिया है। अतः टैलेंट मैनेजमेंट प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। जहां टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस वीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ गड़बड़ हो जाती है, या तो टैलेंट बाहर जाने लगता है, ड्रेन होने लगता है, या टैलेंट ग्रो नहीं होता है, तो टैलेंट और नेगेटिव थॉट में चला जाता है और बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को या उस प्रोफेशन को नुकसान होने लगता है। टैलेंट मैनेजमेंट का पर्पज क्या है? टैलेंट मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए? इसका एक पर्पज है, इसका एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य यह है कि द पर्पज ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई, रिक्रूट एंड होल्ड ऑन टू पीपल हु ड्राइव द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यह इसलिए आवश्यक है कि जो आपकी बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके संगठन को ड्राइव कर सकें और उसे गति दे करके उसके उच्चतम शिखर तक ले जा सकें। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है और यह उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। यदि हम उन सब चीजों का ध्यान नहीं करेंगे, आदमी के परफॉर्मेंस के, आदमी के काम करने के निष्पादन के तरीके को नहीं देखेंगे, उद्देश्य के, कस्टमर के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे, तो बिजनेस हमारा किसी तरह भी विकसित नहीं होगा। अतः हमें अच्छे लोगों का ही चयन करना, अपनी आवश्यकता अनुसार, जिनकी कॉम्पिटेंसीज, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज मेरे उस चयन प्रक्रिया के पद से मिलती हैं, तो मैं उसका चयन करूं, अन्यथा ना करूं। यहां से लेकर के और जब तक आदमी अंत में सुपर एवेल्युएशन की एज तक जाता है,
या रिटायर होता है तब तक मैं उसके डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए कैसे यूज करूं, उसको मैं कितना विकसित करूं, उसको ट्रेंड करूं, प्रशिक्षण दूं, उसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग करूं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करूं, उसको इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाऊं, उसको भी ग्रो करूं। यह एक टीम की भावना है। यदि बिजनेस ग्रो करता है तो मेरी टीम भी ग्रो करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनका बिजनेस तो ग्रो करता है, टीम को ग्रो नहीं कराते हैं, इसलिए टीम छोड़कर जाने लगती है और बाद में उद्योग या वह व्यापार बैठ जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने टैलेंट मैनेजमेंट पर फोकस करे। यदि वह अपनी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को पकड़ के रखता है, उस पर कार्य करता है, खुद भी ग्रो करता है और टीम को भी ग्रो करता है, कराता है, तो वह बिजनेस, वह संगठन, वह कंपनी अवश्य ही लंबे समय तक ग्रो करती रहेगी और अपना स्थान उच्च शिखर पर बनाए रखेगी। अब टैलेंट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रक्रिया आती हैं, इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। 7 भागों में हम इसको बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉय प्लानिंग। पहले तो मेरी कितने लोगों की मुझे आवश्यकता है और किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए और उनकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए। पहले मैं उनको एक जगह पेपर पर लिखूं और मैं उसी तरह के आदमी का, उसी तरह के इंडिविजुअल का चयन करूं। दूसरा, मैं जिनका चयन कर लूं उनको डेवलप करूं। डेवलपिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स इज द फर्स्ट स्टेप। कि मैं फ्यूचर में अपना बिजनेस कहां ले जाना चाहता हूं, मुझे किस तरह के टैलेंट की आवश्यकता होगी, मेरे बिजनेस में किस किस टेक्निकल और किस किस बिहेवियरल कॉम्पिटेंस की आवश्यकता आज है और कल होगी। ये दोनों चीजें वर्तमान में ही पता होना आवश्यक है। तो यह टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला कदम है। दूसरा स्टेप आता है, दूसरा कंपोनेंट आता है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। कि मैं उस तरह का, जिस तरह की मेरी आवश्यकता है, उस तरह के व्यक्ति या उस योग्यता के व्यक्ति कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और कैसे मैं उन्हें अपने उद्योग में रिटेन कर पाऊंगा। तो यह आपके रिक्रूटमेंट का, ऑन बोर्डिंग का, आपके रेम्यूनरेशन सिस्टम का हिस्सा है। यदि आप आदमी को मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के रूल को ध्यान में रखते हुए टैलेंट की खोज करेंगे और यदि पुअर टैलेंट रिक्रूट करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएगी। और यदि कम कॉम्पिटेंस का आदमी आपने अधिक कीमत में ले लिया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अतः उन सब चीजों का तालमेल बैठाना ही टैलेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट में क्या रिवार्ड एंड अवार्ड पॉलिसी है, कितनी सैलरी है, किस तरह की कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है, मेरे बिजनेस में किस तरह का आगे फ्यूचर है, मुझे किन किन कॉम्पिटेंसीज के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। यह सब कहीं लिखित में होना आवश्यक है और जिन पर समय समय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं उसी तरह के लोग नीचे से लूं और उनको डेवलप करके, उनको ग्रोथ दे करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम जब जरूरत होगी मार्केट से लोग ले लेंगे। वह यह भूल जाते हैं कि जो मार्केट से आप नए लोग लेंगे उनका वैल्यू सिस्टम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम कभी मैच करता है, कभी मैच नहीं करता है। जो लोग आपके पास बहुत समय से काम कर रहे हैं वह कंपनी के वैल्यू सिस्टम को, कंपनी की प्रिंसिपल्स को, कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कंपनी के इन्स एंड आउट को समझने लगते हैं। उनकी बिलोंगिंगनेस कंपनी के प्रति ज्यादा होती है। जो लोग बाहर से आते हैं वह टीम के एक एक आदमी को नहीं समझते हैं, टीम के आदमी की कॉम्पिटेंसी पहचानने में देर लगती है।
इस प्रक्रिया से बचने के लिए यह बेहतर है कि हम पहले ही जब टैलेंट एक्विजिट कराएं, टैलेंट रिक्रूट करें, उस टाइम ही हम लंबे समय की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके टैलेंट को रिक्रूट करें, उसको ग्रो करें, उसको डेवलप करें अपनी फ्यूचर नीड के साथ साथ। तीसरा जो स्टेप है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो आदमी मैंने रिक्रूट कर लिए हैं, जो वर्कफोर्स मेरे साथ काम कर रही है, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होना जरूरी है। आदमी में कॉम्पिटेंसी है, आदमी कई बार बहुत अच्छा काम करता है, कई बार एवरेज काम करता है, कई बार बिलो एवरेज भी काम करता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को नापना, उसका मेजर करना बहुत आवश्यक है। यदि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का वीक है या बायस्ड है या इनकम्प्लीट है, तो वह ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 4-5 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 कि मेरे हाई परफॉर्मर कौन कौन है। नंबर 2 मेरे एवरेज परफॉर्मर कितने परसेंट हैं और कौन कौन है, और जो बिलो परफॉर्मर है वो क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंगनेस कम है या उनकी कॉम्पिटेंसी कम है। यह सब बातें जानना ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब तक आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस अट्रैक्टिव, अटेंटिव और इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक टैलेंट को रिटेन नहीं कर सकती। अतः परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना और ईयरली उसको अपग्रेड करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4 आता है लर्निंग एंड मोटिवेटिंग, कि एम्प्लॉयज जब आप ज्वाइन कराते हैं तो वह एक कॉम्पिटेंस या स्किल सेट के साथ आपके यहाँ ज्वाइन करता है। उसको ग्रोथ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, तो दोनों का पर्पज है कि दोनों ही ग्रो करें। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है, एम्प्लॉय ग्रो नहीं करते हैं, तो भी मिसमैच हो जाता है। कई बार एम्प्लॉय ग्रो कर जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ग्रो नहीं करता है, तो भी मिसमैच हो जाता है, कॉस्ट बढ़ने लगती है। इसीलिए लर्निंग एंड मोटिवेटिंग जो प्रोसेस है, उसका ये प्रोसेस हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताएं वर्तमान में क्या है और फ्यूचर नीड क्या है। मेरे पास फ्यूचर में किस तरह की पोजीशंस, किस तरह के टैलेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, मेरा टैलेंट कब रिटायर होने वाला है, उस रिटायरमेंट की पोजीशन पर या जो मूविंग कैंडिडेट्स हैं जो मूवी करते रहते हैं, उनकी जगह मैं टैलेंट कहाँ से डेवलप करूं। तो यह सब करना लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन का हिस्सा है। अतः आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस प्लस मोटिवेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर खर्चा है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक इन्वेस्टमेंट है। यदि मैं अपने एम्प्लॉयज को, जैसे मैं मशीन की मेंटेनेंस करता हूं, उस तरह से मैं एम्प्लॉय मेंटेनेंस में यह सब काम करूं, तो मेरे पास लंबे समय तक मेरा टैलेंट रहेगा और वह ग्रो करेगा, मैं भी ग्रो करूंगा। तो ये दोनों थ्योरी मार्केट में है। अब आप किस थ्योरी को मानते हैं, मैं किस थ्योरी को मानता हूं, यह एक अलग विषय हो सकता है। मेरी आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताएं क्या है। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर नेक्स्ट है कंपेंसेशन। यह एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। ये जब तक आप मार्केट के साथ टैलेंट का मैच नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट में क्रिटिकल पोजीशंस के हिसाब से अपने टैलेंट को रिवार्ड एंड अवार्ड नहीं देंगे, सैलरी एंड डेजिग्नेशंस, प्रमोशंस, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आज मार्केट में बहुत सारा आवश्यकता है। आदमी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना चाहता है। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लॉकर्स हो जाते हैं, जो ना खुद ग्रो करते हैं ना दूसरों को ग्रो करने देते हैं, तो भी कंपेंसेशन प्रोसेस से उनको करेक्ट किया जा सकता है। और जब तक डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर आप अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस के साथ सैलरी का मैच, कंपेंसेशन का मैच नहीं करेंगे,
वेलफेयर स्कीम्स का मैच नहीं करेंगे, सोशल सिक्योरिटी का मैच नहीं करेंगे, जो यह कंपनसेशन का पार्ट है वह वीक हो जाएगा। अतः किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंपनसेशन का प्रोसेस अपडेट करनी चाहिए और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन की प्रोसेस को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट जो 7वां स्टेप है वह है कैरियर डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करे वैसे वैसे लोगों की ग्रोथ भी होना आवश्यक है। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय को, टैलेंट को ज्वाइन कराते हैं तो उसको कैरियर पाथ देना बहुत आवश्यक है, बताना बहुत आवश्यक है। और कैरियर पाथ के लिए एम्प्लॉय में मोटिवेशन रहेगा कि मैं अगले 5 साल में, 7 साल में यहां से यहां ग्रो कर जाऊंगा, और उसे यह भी पता होगा कि मुझे किन किन कॉम्पिटेंसीज को फोकस करना है। क्योंकि जब भी आदमी प्रमोशन पाता है तो आदमी सेम रहता है, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी स्किल सेट चेंज हो जाती है। जो लोग अपनी कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट को नहीं बदलते हैं उनका कैरियर डेवलपमेंट मुश्किल होता है। अतः यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिस पर टैलेंट मैनेजमेंट में ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 8वां है सक्सेशन प्लानिंग, कि यदि कोई भी आदमी जाता है तो उसकी जगह मेरे पास सक्सेसर कौन है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है और उस पोजीशन की कॉम्पिटेंसीज क्या है, और उन दोनों के बीच क्या है, गैप कितना है, उस गैप को भरने के लिए मैं क्या प्रोसेस प्रयोग में ला रहा हूं। तो यह सब चीजें टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं, उनके हिस्से हैं। यदि आप इन सब चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आपकी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रांग होगी। और इनमें से यदि कोई भी स्टेप आपका वीक है तो वही लिंक, वो पूरी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस की जो चेन है उसका वह लिंक वीक होकर के आपकी उस प्रोसेस को ब्रेक कर देगा। अतः हर लिंक को मजबूत रखना, हर कंपोनेंट को समय समय पर चेक करना, अपग्रेड करना, अपडेट करना और आज के हिसाब से उसको इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक है। अगली हम बात करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के, जो हमने अभी आपको कंपोनेंट बताए उसका एक फ्लो है जो टैलेंट एक्विजिशन से स्टार्ट होता है। टैलेंट एक्विजिशन, कि मेरी कॉम्पिटेंसी, मुझे क्या चाहिए, मार्केट में किस कॉम्पिटेंसी के लोग अवेलेबल हैं, मैं उनको ऑन द जॉब किस तरह की ट्रेनिंग दे सकता हूं या ऑफ द जॉब किस तरह की ट्रेनिंग दे सकता हूं, या मार्केट में डेवलपमेंट के लिए कहाँ क्या क्या कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, या कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन या एग्जीक्यूटिव कोर्स कराते हैं, विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हार्वर्ड भी भेजते हैं, कुछ लोग मिशिगन भेजते हैं, कुछ लोग एक्सेलराई भेजते हैं, कुछ लोग आईआईएम भेजते हैं, कुछ लोग आईआईटी भेजते हैं। तो यह अपनी अपनी प्रोसेस का हिस्सा है कि आप फ्यूचर में टैलेंट को कितना, किस लेवल तक डेवलप करना चाहते हैं और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग लोकल ही ट्रेन करते हैं, इवन मैंने यहां तक देखा है कुछ लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंसेस मानते हैं, वो जीरो बजट रखना चाहते हैं। अभी कोविड के टाइम में एक बड़ी विशेष प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि लोग टैलेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के नाम पर एकदम खर्चा अपना जीरो करना चाहते हैं। वह यह भूल गए हैं कि यह कंटिन्यूस प्रोसेस है। यदि मैंने आज अपने आप को, अपनी एज को तैयार नहीं किया तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरा हथियार काम नहीं करेगा। सदैव मार्केट ऐसा रहने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपनी टीम को तेज रखना, उसको अपग्रेड करना, यह एक अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोसेस में जितनी आप अपनी टीम की कॉम्पिटेंसी बढ़ा लेंगे उतना फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो टैलेंट एक्विजिशन से लेकर के फिर चलते हैं ऑन बोर्डिंग पर एंड एंगेजमेंट, की जो आदमी आपने लिया उसका ऑन बोर्डिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब है या नहीं है, या वो मिसफिट है। फिर उसका आपने एंगेजमेंट लेवल कितना है। मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि भारत में नहीं,
वरन विश्व में ही एक्चुअल एंगेजमेंट 15% है जो फुल्ली एंगेज्ड है। अदरवाइज तो या तो लोग डिसएंगेज्ड हैं या कंप्लीटली अनएंगेज्ड हैं। तो 15% या 80-20 का फॉर्मूला बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमें टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को ध्यान में रखकर उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट के समय समय पर 2 साल में 3 साल में सर्वे कराएं कि मेरा एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे कितना है और मैं उसको कैसे और बढ़ा सकता हूं, मेरे किस एरिया में कमी हो रही है। इसमें एक Q12 प्रोसेस है, जो गैलप है उनका एक प्रोग्राम है। वह गैलप एक Q12 के तहत एक सर्वे करती है और वह कुछ एरिया आइडेंटिफाई करके बताती है कि किस एरिया में आपको काम करना है। वह एक अलग प्रोसेस है, लेकिन एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए एक अच्छी प्रोसेस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए जितना खर्चा ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर करता हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज डेवलपमेंट पर कितना परसेंट खर्चा करता हूं। जब तक मैं अपने एम्प्लॉयज को डेवलप नहीं कराऊंगा तो बाहर से कितना टैलेंट ले लूंगा और वह टैलेंट मेरे यहाँ आकर के मेरी इस टीम के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर पाएगा मैं भी नहीं जानता। कुछ लोग एक्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि वह उस टीम के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, और जब वही एक्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके वाई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और वहां अटरली फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह नई टीम की ना तो वैल्यू सिस्टम को समझते हैं, ना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझते हैं, ना लोग उन्हें समझते हैं। तो दोनों तरफ से वो मिसफिट होकर के वह आदमी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करने लगता है और ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लेम करने लगती है। तो यह प्रोसेस ध्यान में रखने की है कि मैं जितना भी हो इन हाउस ही टैलेंट डेवलप करूं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इन हाउस टैलेंट डेवलपमेंट प्रोसेस के तहत एम्प्लॉय को डेवलप कर करके बॉटम से टॉप तक ले जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आज तक बहुत ग्रो कर रही है। आप वर्ल्ड में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, यदि उनका इतिहास देखेंगे तो उन सब में वही सब कंपनियां आगे हैं जिन्होंने अपने इन हाउस टैलेंट को डेवलप किया है। इसीलिए टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस करना, टैलेंटमेंट प्रोसेस को बनाना आपकी एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग को भी मजबूत करता है। कि आपके यदि यहाँ एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग पर आपको फोकस करना है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अपनी जगह है, लेकिन एम्प्लॉयज की ब्रांडिंग भी बहुत काम आती है। जितना आप एम्प्लॉयज पर इन सब चीजों पर, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉय सिक्योरिटी पर, एम्प्लॉयज फैमिली पर, एम्प्लॉयज वेलफेयर पर, इन सब पर ध्यान करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग बहुत मजबूत होती है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है कि आप इन हाउस डेवलपमेंट में अपनी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को इंटैक्ट रखें। उसके बाद है आपका मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि आपकी मैनेजमेंट, तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छे और बुरे में, परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर में डिफरेंस कर पाएंगे। नॉन परफॉर्मर क्यों है वह समझकर उसको परफॉर्मर कैसे बनाया जाए उस पर ध्यान दे सकते हैं, और जो हाई परफॉर्मर हैं और हाई पोटेंशियल हैं उनको कैसे ग्रो किया जाए उस प्रोसेस पर ध्यान रख सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अपनी जगह मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आती है सक्सेशन प्लानिंग, कि मेरे पास फ्यूचर में किस तरह के जॉब आने वाले हैं, कौन कब रिटायर होगा, कौन कब मूव होगा, मेरी नई ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो उस बिजनेस में मुझे किस तरह के लोग लगेंगे। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह हमेशा इन चीजों पर ध्यान करती हैं, या जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वह इन सब चीजों पर बार बार काम करती रहती हैं। और उस जो नेक्स्ट स्टेप है उसको फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं और लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं, वो है वर्क फोर्स प्लानिंग, कि मेरी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट, मेरे बिजनेस की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है और मैं उनके लिए टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या करना चाहता हूं या मैं क्या कर रहा हूं, कहां उसमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। तो यह सब चीजें जानना और उनको अपग्रेड करना और उनको सिस्टेमेटिकली लागू करना बहुत आवश्यक है।
मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे यह टर्मिनोलॉजी आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, लेकिन बहुत जगह ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, कुछ जगह केवल नाम को है और बायसनेस ने इस पूरी प्रक्रिया को, या नेपोटिज्म ने इस पूरी प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया है। तो यह आपका देखना है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के टैलेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें एक्सपर्ट की राय लेकर के जो आपको सुटेबल प्रोसेस है उसी को अपनाना चाहिए। अगली पे बात करते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग कहाँ से हो और उसका विस्तार और उसका एंड कैसे हो। तो टैलेंट एक्विजिशन में आपकी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आती है। जब मैं पहली बार एक यंग एम्प्लॉय को किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से, कैंपस इंटरव्यू से या अपने यहाँ इंटरव्यू करके ऑन बोर्ड कराता हूं, तो वह प्रोसेस मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। उस प्रोसेस में आपको बहुत सारे, जो मैंने अभी पीछे बताए कि आपका रिवार्ड सिस्टम क्या है वो देखना है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई का रेट क्या है वो देखना है, मेरे फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस क्या है वह देखना है, मेरे बिजनेस की, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकल प्रोसेसेस क्या हैं, उन क्रिटिकल प्रोसेस के लिए क्रिटिकल स्किल्स क्या क्या हैं, और उन क्रिटिकल स्किल्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है। तो यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद यदि मैंने किसी आदमी को टैलेंट एक्विजिशन और बोर्डिंग करा ली, तो उसके बाद आता है टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट के हिस्से में आती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। ये सभी प्रोसेसेस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। देखिए, कोई भी प्रोसेस 100% जो ह्यूमन रिलेटेड है वह 100% एक्यूरेसी कभी नहीं देती है, लेकिन यदि 95% एक्यूरेश है, 90% एक्यूरेसी है, तो अच्छी प्रोसेस है। यदि बिलो 90% कोई प्रोसेस काम कर रही है और एम्प्लॉय को उन प्रोसेसेस पर फेथ नहीं है, मैनेजमेंट समय समय पर अपने एम्प्लॉय के साथ इन सब विषयों पर टॉक नहीं करती है, उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच डायलॉग नहीं है, तो ये प्रोसेसेस ठीक से काम नहीं करती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस होना और मिनिमम बैरियर्स होना अत्यंत आवश्यक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा बैरियर होंगे उतनी ये प्रोसेसेस कम काम करेंगी, और जितनी हायरार्की और बैरियर्स कम होंगे उतनी ही ये प्रोसेसेस बहुत इफेक्टिवली और अच्छी काम करती हैं। बहुत सारे लोग ज्यादा लोगों से काम करा पाते हैं क्योंकि वो टैलेंट एवरेज लेते हैं। बहुत सारे लोग कम लोग लेते हैं लेकिन हाई टैलेंट के लोग लेते हैं, उनसे काम कराते हैं। उनके दो बेनिफिट होते हैं कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स कम होती है, क्योंकि जितने लोग कम होंगे वो अपने काम पर फोकस करेंगे, जितने लोग ज्यादा होंगे वो खाली समय में सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं करेंगे। तो टैलेंट मैनेजमेंट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इफेक्ट होती है, और जितना टैलेंट डेवलपमेंट पर आप काम करेंगे उतना आपकी प्रोसेसेस स्ट्रांग होंगी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रोसेस का जो एरिया है वह है टैलेंट असेसमेंट एंड अलाइनमेंट, कि जो मेरे पास टैलेंट है मैं उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट और पोटेंशियल असेसमेंट कैसे करता हूं। देखिए, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दो बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अभी हम थोड़ी देर में पोटेंशियल मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। पोटेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, पोटेंशियल टू ग्रो, और परफॉर्मेंस है कि हाउ यू आर वर्किंग ऑन द करंट जॉब विद करंट कॉम्पिटेंसीज। दोनों अलग अलग हैं। यदि कोई आदमी हाई परफॉर्मर है और उसका टैलेंट ऑप्टिमम हो चुका है तो उसको आप पैसा दीजिए, बस उसको ग्रोथ नहीं हो सकती।
अभी जब 9 बॉक्स मैट्रिक्स में बात करेंगे तो इन प्रोसेसेस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ यह जानना जरूरी है कि टैलेंट असेसमेंट होना, टैलेंट असेसमेंट में परफॉर्मेंस का प्रॉपर असेसमेंट होना और पोटेंशियल का असेसमेंट होना आवश्यक है, और फिर उनको अलाइन करके उनके हिसाब से उनका यूज, कि मेरे पास इंटरनल मोबिलिटी है या मेरी वर्कफोर्स प्लानिंग क्या है, मैं इस आदमी को हॉरिजेंटल ग्रोथ दे सकता हूं या वर्टिकल ग्रोथ दे सकता हूं। ग्रोथ दो तरह की होती है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, या मैं इसको कुछ दिन पार्क करके फ्यूचर के लिए तैयार कर सकता हूं। तो यह सब आपकी टैलेंट असेसमेंट एंड अलाइनमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। तो जैसे आपकी टैलेंट एक्विजिशन से और टैलेंट असेसमेंट एंड अलाइनमेंट प्रोसेस तक जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जितनी भी प्रोसेस हैं उन सब का इंटैक्ट होना, उनकी इफेक्टिविटी चेक करना ही मैनेजमेंट का काम है। यदि ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें सब अपनी जगह ठीक काम करेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, आपकी कॉस्ट कम होगी। नंबर 2, आपकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी होगी। नंबर 3, आपकी पॉलिटिक्स कम से कम होगी। नंबर 4, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। आप कोई भी नया प्रोडक्ट कर रहे हैं या इनोवेशन ला रहे हैं, वह लिमिटेड रहेगी। नंबर 4, बिलोंगिंगनेस सबकी हाई होगी। टीम का कमिटमेंट और इंटेग्रिटी बेहतर होगी। टीम अलाइनमेंट अच्छा होगा। तो ये सब टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के बेनिफिट हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सदैव नजर आते हैं। फिर भी हम टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम इस प्रोसेस की अभी इंपॉर्टेंस से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, जबकि यह आपकी प्रोसेस ही ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक ग्रो कराकर, सस्टेन कराकर हाई प्रॉफिटेबिलिटी जोन में ले जा सकती है। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। बहुत देर से हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे। तो कॉम्पिटेंसीज को जानने के लिए हमें 4 चीजों का जानना बहुत आवश्यक है। लोग बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए। सबसे पहली है नॉलेज। नॉलेज है फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शंस एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन एक्सपीरियंसेस। मैं एक बात यहां आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं जिसकी नॉलेज अच्छी है उसकी कॉम्पिटेंसी भी अच्छी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और कॉम्पिटेंसी बहुत लो होती है। इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जिसकी हाई नॉलेज है वो हाई कॉम्पिटेंसी होगी, बिल्कुल नहीं। नंबर 2 है स्किल। स्किल है कि मेरे में नॉलेज तो है, मैं उस नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करूं एक्चुअल एक्शन में। द एबिलिटी कमिंग फ्रॉम वंस नॉलेज, प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड टू डू समथिंग वेल। नॉलेज में एटीट्यूड का कोई रोल नहीं है, स्कूल में आपके एटीट्यूड का रोल बढ़ जाता है। तो यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नॉलेज के बाद स्किल होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में स्किल से भी काम नहीं चलता। स्किल लोअर पोजीशंस पर तो काम करती है, लेकिन हाई पोजीशंस के लिए आपको कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है। तो स्किल के बाद आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? ए सम ऑफ स्किल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि मेरी कौन कौन सी स्किल मैंने एक्वायर कर रखी हैं और उन स्किलों के द्वारा मेरा परफॉर्मेंस का एक क्या स्टैंडर्ड बन गया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। वो आपकी योग्यता बन गई कि भाई मैं ये काम इस तरह से करता हूं। लेकिन कॉम्पिटेंसी उसके भी अलग है। कॉम्पिटेंसी में आपका स्पिरिचुअल कोसेंट बहुत हाई चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो आपका नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस है, तो उसमें हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस प्लस आपका बिहेवियर टू अचीव कैसा है, कि आप सोचते कैसे हैं, वह आपकी कॉम्पिटेंसी है। तो कॉम्पिटेंसी में टेक्निकल नो हाउ के अलावा आपकी बिहेवियर प्रोसेसेस पर पकड़ होना बहुत आवश्यक है। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो टेक्निकली बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी कॉम्पिटेंस बहुत हाई होती है पर कॉम्पिटेंसी लो होती है। तो जिनकी कॉम्पिटेंस हाई होती है वो लोग खुद हाथ से काम कर सकते हैं, वो टीम से काम नहीं करा सकते।
और जिनकी कॉम्पिटेंसी हाई होती है वो खुद हाथ से भी काम कर सकते हैं और टीम से भी काम करा सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में काम टीम के साथ करना पड़ता है, इसीलिए वहां हाई कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन ठीक से अवश्य मालूम हुई होगी। अब बात करते हैं कि कॉम्पिटेंस को कॉम्पिटेंसी में कैसे बदला जाए। कॉम्पिटेंस स्किल बेस्ड होता है और कॉम्पिटेंसी बिहेवियर बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने आपने कहा कि आप बिहेव कैसे करते हैं। आप में स्किल है, अचानक रात के 11 बजे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ गई, तो जिसकी हाई कॉम्पिटेंसी है वो सोचेगा कि दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू रेक्टिफाई दैट फॉल्ट। और जिसकी लो कॉम्पिटेंसी है वो कहेगा यार अब तो 11 बज गए, अब कल सुबह देखेंगे। स्किल इज देयर, नॉलेज इज देयर, कॉम्पिटेंस इज देयर, बट कॉम्पिटेंसी इज नॉट देयर, क्योंकि उसका बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वह यह है कि कल देखेंगे। वह अपने में और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस मानता है। और जिनकी हाई कॉम्पिटेंसी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्वयं और स्वयं को ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। मैं ही मालिक हूं, ये सेंटेंस वो बोलते हैं, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्किल है, नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, वो कहेगा दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू दैट जेंटलमैन। एक अंतर है। दूसरा अंतर है स्टैंडर्ड अटेन्ड। कॉम्पिटेंस में आप स्टैंडर्ड अटेन कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी में आप मैनर्स को जानते हैं, मैनर्स ऑफ बिहेवियर, कि किस ढंग से किस आदमी से काम कराया जा सकता है। तो यहाँ बिहेवियरल पार्ट पर कॉम्पिटेंसी में बहुत जरूरत होती है। तो जितना आप बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को फोकस करेंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यही सोचती रहती हैं कि यार ये बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी पर ट्रेनिंग करने से, इनका डेवलपमेंट करने से कुछ बेनिफिट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह जानना होगा जब तक आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं होंगी तब तक कॉम्पिटेंस से आप कॉम्पिटेंसी नहीं बदल सकते। वह केवल तभी बनेगी जब आदमी का एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पार्ट आप ठीक करेंगे। तीसरी है व्हाट इज मेजर्ड। कॉम्पिटेंस मेजर हो सकती है। कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड, हाउ द स्टैंडर्ड इज अचीव्ड, वो मेजर होता है कि इसने कैसे किया। बहुत सारे लोग कहते हैं यह काम नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है। काम एक है, दोनों की स्किल एक है, दोनों की सैलरी एक है, दोनों का डेजिग्नेशन है। एक कहता है हो जाएगा, एक कहता है नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंसी। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी जो बिहेवियरल पार्ट है, बिहेवियरल पार्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, उन पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जिस आदमी का अच्छा बिहेवियर होगा उसकी कॉम्पिटेंसीज ज्यादा अच्छी होंगी। अगली बात करते हैं हम कि कॉम्पिटेंसीज के जानने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। उसके लिए देखिए आदमी के मोटिव्स क्या हैं, वह उसका बेस होता है कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। नंबर 1 है सेल्फ डेवलपमेंट, नंबर 2 है फोकस ऑन क्लाइंट सक्सेस, नंबर 3 है प्रिजर्व्स फर्म एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। यह किसी भी आदमी की नौकरी में एक बेस होता है। किसी भी एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो यही एक बेस है। जब आदमी इससे थोड़ा ऊपर उठता है, कुछ लोग यहीं स्ट्रक हो जाते हैं और वह सदैव लोअर पोजीशंस पर ही काम करते हैं। कुछ लोग इनसे ऊपर उठते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट। वो ट्रेट्स कुछ होते हैं, जैसे लर्न क्विकली, वो नई चीजें बहुत जल्दी सीखते हैं, वो प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, वह कंपनी के अपने जॉब के अलावा और लोगों की मदद करते हैं, वो टीम प्लेयर होते हैं। वो जब कभी कोई एम्बिग्यूटी आती है या कोई हर्डल आती है तो उस सामने खड़े मिलते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि यस आई हैव टैलेंट, आई हैव कैपेबिलिटीज,
दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग। कुछ लोगों में होती योग्यता होती है लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। यही डिफरेंस है जो आपके मोटिव्स और ट्रेट में डिफरेंट करता है। फिर आते हैं कुछ लोग इस लेवल से भी ऊपर जाते हैं। आप देखेंगे तो वर्कर में ये दो चीजें मिलेंगी, और जो उनके ऊपर जाते हैं जिनमें हाई पोटेंशियल होता है वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किल में कम्युनिकेट्स वेल एज डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप। वह आपकी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ खड़े हैं, वो आपको इनोवेटिव आइडिया देंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर समय खड़े रहेंगे। ये किस्सा है। तो ये सब चीजें आपकी नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंस तक की है। जो कॉम्पिटेंसीज हैं वह उसके ऊपर नजर आने लगती हैं। वह है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि वह औरों से अलग क्या करता है। वह सदैव अपने आप को बिजी नहीं रखता, वह काम थोड़ी देर करेगा लेकिन आपको आउटपुट देगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं कि वह दूसरों की जब जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद करेगा, वह दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करता है। कुछ लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो ये सब आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के हिस्से हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन पर जाते जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को सीनियर पोजीशन की कॉम्पिटेंसी असेस करने की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम आपकी ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल को असेस करना बहुत जरूरी है। उस टाइम टेक्निकल स्किल छूट जाती है। तो मेरा आज आप लोगों से यही निवेदन है कि आप टेक्निकल कॉम्पिटेंस को एक लेवल तक ले सकते हैं, उसके ऊपर के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का होना बहुत आवश्यक है। और ये जो चीजें हम यहां तक बात कर रहे हैं, यह सब आपकी जो हिस्सा है वो है आपका आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। तो इंटेलिजेंस ही आपकी टेक्निकल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो आज आपको इन सब चीजों को समझकर अपने टैलेंट मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ एक कोट और बताना चाहता हूं कि आदमी बहुत मैच्योरिटी की बात करता है कि जब बाल सफेद हो जाए। सॉरी, मैच्योरिटी इज नॉट मेजर्ड बाय एज, इट्स एन एटीट्यूड बिल्ट बाय एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो हाईली कॉम्पिटेंसी के लोग हैं वो एजड लोग ही होंगे। सॉरी, ऐसा नहीं है। यह आपका एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग एकदम सुपर एलिवेशन की एज पर पहुंच जाते हैं और उनका एटीट्यूड बच्चों जैसा ही बना रहता है। आप अपने एटीट्यूड को मेजर कीजिए, और एटीट्यूड मेजर्स, उसके लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक बात जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में कही जाती है, जिसको एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय दोनों को ध्यान रखना है, जो टैलेंट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सल है, बेस है, वो है 85% of employees said they are most motivated when management and leadership offers regular update on company news। तो जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनकी कॉम्पिटेंसी लेवल हाई है, वो कंपनी की न्यूज सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। जिन कंपनियों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करती हैं। और जो लोग हर चीज छुपा कर रखते हैं, हमेशा लिमिटेड बात करते हैं, जिनका कम्युनिकेशन में ओपननेस नहीं है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, वहाँ ये प्रोसेसेस ठीक से काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि अब इसका फर्स्ट स्टेज से कैसे लिया जाए। जब हम टैलेंट एक्विजिशन करते हैं तो टैलेंट एक्विजिशन में मैं किन चीजों को ध्यान में रखूं। नंबर 1, मेरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नंबर 2, मेरी नीड क्या है। नंबर 3, मेरे पास सोर्सेज कहाँ हैं, क्या क्या है, मैं कहाँ से आदमी ले सकता हूँ। और नंबर 4, मेरी प्री बोर्डिंग प्रिपरेशंस क्या है।
यह सब एम्प्लॉय ब्रांडिंग का हिस्सा है। यदि मार्केट में आपकी एम्प्लॉयर्स इमेज, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत हाई है तो आपको टैलेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपका स्टार्टअप है, आपकी ब्रांडिंग मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है, आपके कॉम्पिटिटिवनेस में आप बहुत पीछे हैं, तो आपको इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए टैलेंट एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। अब हाईली टैलेंट की डेफिनेशन के लिए हमें यहां समझना जरूरी है, दोज हु अलाइन विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। एवरीबडी इज टैलेंटेड गाई, मैं कह नहीं सकता कि कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है। मेरे लिए वो टैलेंटेड है जो मेरे बिजनेस की, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। तो those who align with the business strategy, process required and competencies, and who will integrate smoothly and productively into organization and its culture। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक कल्चर होती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जानना, समझना, उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत आवश्यक है। ये सब सेंटेंस आपको देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट इनका जीवन में महत्व होता है। जब तक आप इन चीजों को ठीक से समझेंगे नहीं और समझाएंगे नहीं, तब तक ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट एक्विजिशन ठीक से नहीं होता है। टैलेंट एक्विजिशन में एक चीज और क्या रखना है ध्यान में, टू मीट करंट रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नीड्स, कि मेरे भविष्य में क्या जरूरत पड़ेगी वो मुझे आज ही पता होना चाहिए। ये एक टैलेंट एक्विजिशन का हिस्सा है। तो जिनकी ये प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, वो कभी भी बाहर से हायर पोजीशन पर एम्प्लॉय बाहर से नहीं लेते हैं, क्योंकि हायर नीचे का बेस बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, और जैसे जाते हैं वैसे पिरामिड बनने लगता है। तो जो पॉपुलेशन का लोअर बेस में 80% हिस्सा है, तो आगे घट करके प्रमोट होते वक्त वह कम हो जाएगा, वह 40% पहुंच सकता है, वह 60% पहुंच सकता है, और फिर उससे भी कम होगा तो नीचे के लेवल में, उसके ऊपर में, टॉप में तो 5-6 लोग ही होते हैं। तो ये पिरामिड है, वह कम होता जाता है, और वह इन प्रोसेस को ध्यान में रखकर ही कम होता है कि मेरा परफॉर्मेंस लेवल क्या है और मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। तो जब आप टैलेंट रिक्रूट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि मेरी करंट रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर की नीड्स क्या है, कौन उनमें फ्यूचर में जाकर के फिट हो सकता है। तो यह टैलेंट एक्विजिशन का हिस्सा है। नंबर 2, मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप किसी आदमी को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट में अवेलेबल है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रोएक्टिवली बिल्ड एंड एक्सपेंड द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कि एक बड़ा सा पूल तैयार कीजिए, उनमें से जो दी बेस्ट हो वो छांटिएगा। आज मार्केट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुझे किस तरह का टैलेंट चाहिए, ये मेरे रिक्रूटमेंट का तरीका ठीक होना आवश्यक है। नंबर 2, सीक टू फिल पोजीशन इंटरनली इफ एप्लीकेबल, मुझे मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं अपनी पोजीशन इंटरनली भरूं, क्योंकि वह मेरी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, मेरे सिस्टम्स को, मेरे प्रोसेसेस को, मेरे वैल्यू सिस्टम को, मेरे विजन और मिशन को सबको समझता है, जानता है, और वह मेरे को पर्सनली भी, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनमें भी फिट बैठता है। नंबर 3, इंप्रूव कैंडिडेट्स प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो आपकी प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि आदमी गलत सेलेक्ट हो गया। तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में स्क्रीनिंग प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, तो अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस को ठीक कीजिए। नेक्स्ट है एनहांस एम्प्लॉयर्स ब्रांड एंड रेपुटेशन इन द रिक्रूटमेंट मार्केट और रिक्रूटमेंट प्लेसेस। बहुत सारे आप कैंपस में जाएंगे तो बच्चे ही मना कर देते हैं कि उस कंपनी में हम नहीं जा रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग ठीक नहीं है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो पहले आप उन चीजों को ठीक कीजिए, अपनी ब्रांड इमेज को ठीक कीजिए, और ब्रांड इमेज अच्छी होगी तो टैलेंट अपने आप आता है। मैंने बहुत जगह, जब मैं
जब मैं था तो मैंने देखा है कि अच्छे लड़के कैंपस में उन्हीं कंपनियों में जाना पसंद करते थे जो अच्छी कंपनियां हैं, जो जिनकी ब्रांड इमेज या रेपुटेशन मार्केट में ठीक नहीं है, वह उस कैंपस में बैठने से मना कर देते थे। मैंने देखा है कि जब हम कैंपस के लिए जाते थे तो हमारे पास भीड़ होती थी, तो मैं ऐसे एक एम्प्लॉयर के साथ काम करता था। और वहीं कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ये कहते थे कि हमारे यहाँ लोग आते नहीं हैं। तो वह एम्प्लॉयर्स इमेज का, एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग का डिफरेंस है। तो आप एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग ठीक कीजिए। नंबर नेक्स्ट है एक्सप्लोर न्यू मार्केट आउटलेट्स, कि आप जो रिक्रूटमेंट के तरीके हैं उनको नए कीजिए। कुछ लोग एम्प्लॉय रेफरेंस से लीजिए, कोई सोशल नेटवर्क से लीजिए। दूसरा, जो पैसिव कैंडिडेट हैं वहां तक पहुंचिए। कुछ लोग कंसल्टेंट से लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कैंपस से लेते हैं, कुछ लोग ए ग्रेड कंपनी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, कुछ A+ से लेते हैं, कुछ AAA से लेते हैं, कुछ एवरेज से लेते हैं। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी पेइंग कैपेबिलिटी है। तो आप इन चीजों के हिसाब से अपने आप को टैलेंट एक्विजिशन के वक्त पर ठीक कीजिए। नंबर नेक्स्ट है क्रिएट एफिशिएंसीज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वर्क फ्लोज। तो जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप उसकी प्रोसेस को बढ़ाइएगा। जो अच्छी कंपनियां हैं आज की डेट में, वो बिना साइक्रोमेट्रिक टेस्ट के लेती नहीं। तो आप साइक्रोमेट्रिक टेस्ट टूल का सहारा ले सकते हैं। जो उसमें पास होगा तो लीजिए, नहीं लीजिए। कुछ लोग कैंपस में भी, मैंने ऐसी भी कंपनियां देखी हैं जो कहते हैं कि जो टॉप 5 स्टूडेंट है वी विल नॉट सेलेक्ट देम, क्योंकि उनको पता है कि दे विल नॉट रिटेन देम। दे नो देयर पे ग्रेड्स, they know their working style, they know their brand image, they know their working conditions, they know their social security provisions, they know their other in-house issues. So they are not recruiting that kind of talent, but some companies are recruiting the best talent available in the market, and they are improving their in-house conditions. So this process is a combination of many processes. यहां यह हमको ठीक करना बहुत आवश्यक है। अगला आता है आपका ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम हायरिंग मैनेजर्स। आप उनसे इनपुट लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। नंबर नेक्स्ट है सॉलिसिट न्यू हायर फीडबैक। आप कभी कभी फीडबैक भी लीजिए, अभी तो फीड फॉरवर्ड का जमाना आ गया है। नंबर नेक्स्ट है एम्फेसाइज स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग बियॉन्ड 18 मंथ्स। आपको कब लेना है। कुछ लोग सबसे पहले कैंपस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दो कर जाए तब करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सबसे लास्ट में करना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग किस तरह से रिक्रूट करते हैं, कुछ लोग किसी और प्रोसेस से रिक्रूट करते हैं, कुछ लोग रिक्रूटमेंट थर्ड पार्टी दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी सही और गलत का निर्णय यह इस टॉक में नहीं हो सकता। आपकी कौन सी प्रोसेस कितनी स्ट्रांग है और कितना आपका वैल्यू सिस्टम आपके प्रोसेसेस के साथ इंटेग्रेट करता है, यह उस पर निर्भर करता है। यदि आपका वैल्यू सिस्टम काम करता है तो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां वैल्यू सिस्टम ठीक से काम नहीं करता वहां थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम। इवन आपकी अपनी टीम भी प्रॉब्लम करती है। तो आपको इन सबको ठीक करना बहुत जरूरी है। और नंबर लास्ट है स्केल बैक और फ्रीज टैलेंट एक्विजिशन एफर्ट्स व्हेन द नीड अराइजेस। राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन पर आप समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यह एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम इस टॉक में आपको बहुत सारी अवेयरनेस बता पाएं। यह कभी जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर आपके साथ बात करेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। आपने टैलेंट को सेलेक्ट कर लिया, ऑन बोर्ड कर लिया, 1 साल बीत गया, 1 साल बाद आप उसका परफॉर्मेंस असेस करेंगे, फिर हर साल करेंगे। तो टैलेंट मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जितनी आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और
एक्यूरेट होगी, उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रांग होगी। और यदि ये प्रोसेस ही वीक है तो कोई आपकी प्रोसेस फिर ठीक से काम नहीं करेगी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय विच द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर टू प्लान, मॉनिटर एंड रिव्यू एंड एम्प्लॉयज वर्क ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जाती है 1 साल या 1 साल से कम के पीरियड पर। उसका रीजन ये है कि जब आप गोल सेट करते हैं तो आपके गोल आपके बॉस के साथ और आपकी नीचे के टीम के साथ अलाइन होते हैं। तो गोल सेटिंग प्रोसेस में जब आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या कुछ लोग कई तरीके से करते हैं, कुछ केपीआई से करते हैं, कुछ बैलेंस स्कोर कार्ड से मेजर करते हैं, कुछ लोग किसी और की रिजल्ट एरिया से केआरएस से मेजर करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जब आप मेजर करते हैं तो उन प्रोसेस में आपकी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कितनी है, आप सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज कीजिए और हर चीज को प्रोजेक्टिविटी में लाइए। जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उतना ज्यादा मेजर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज मेजर नहीं हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड, यू हैव टू नो व्हाट इज द यूनिट टू मेजर। नंबर 2, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, हर चीज की अपनी एक कीमत है। वो कीमत क्या होगी? वो पैसा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो अफेक्शन हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो रेस्पेक्ट हो सकती है, वो आपकी कोई और हो सकती है। इसी तरह से जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है उसका भी एक तरीका है। परफॉर्मेंस हर चीज की मेजर हो सकती है, आपका एटीट्यूड मेजर हो सकता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर मेजर नहीं होता, हर चीज मेजर हो सकती है, बशर्ते हमें वो आता हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना है कि साहब मेरा बॉस मेरे साथ ठीक मेजर नहीं करता है। तो वहाँ एचआर का रोल आता है कि वो उन प्रोसेसेस में एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों की हेल्प करे। नंबर 1, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को कम करे और दोनों के बीच प्रोसेस की ओपननेस को बढ़ाए। नंबर 3, यदि कहीं गैप है तो उसमें थर्ड पार्टी इवेल्युएशन की भी जरूरत पड़ सकती है। जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इन चीजों को मेजर करते हैं तो कई बार उनको ब्रॉड स्केल पर डिपार्टमेंट के बाहर अदर्स लोगों से पूछकर भी कुछ फीडबैक लेकर उनमें करेक्शन किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इन चीजों को मेजर करना बहुत आवश्यक है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करना और ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोचिंग, रिव्यूइंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। यदि कोई आदमी किन्हीं कारणों से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम यह भी जानना जरूरी है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या वह उस साल बीमार था, क्या उस साल उसको इनपुट ठीक से नहीं मिले, या उसकी कोई और प्रॉब्लम थी, या उसके गोल मिसफिट थे, उसके इंडिकेटर्स मिसफिट थे, या आपका बिजनेस का प्रोडक्ट मिक्स बदल गया तो वो गोल फिर क्यों नहीं चेंज हुआ। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं जिन पर आप बात करके समझ सकते हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना, यूज करना बहुत आवश्यक है। जितनी आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इतनी स्ट्रांग होगी उतनी कंपनी में वननेस, बिलोंगिंगनेस, एम्प्लॉय ब्रांडिंग और एम्प्लॉय एंगेजमेंट की प्रोसेसेस इजीली लागू होंगी। अब कैसे मेजर की जाती है मैं आपको जल्दी से यह भी बता दूं। वर्तमान में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह जो तरीका जो मैं बता रहा हूं ये 5 पैरामीटर्स पर मेजर करने का तरीका बहुत आयत में देखा जाता है। कुछ लोग 4 पर भी मेजर करते हैं, कुछ लोग इसके अतिरिक्त भी मेजर करते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत है। सबसे पहला है फार एक्सीड एक्सपेक्टेशन। जो आपने फिक्स किया उससे उसने बहुत ज्यादा अचीव करके दिया। कुछ है एक्सीड एक्सपेक्टेशन, कुछ है मीट एक्सपेक्टेशन। मीट एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा एरिया होता है जहां, क्योंकि सब लोग अपने करते हैं, सबको एक एवरेज परफॉर्मेंस
के बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो इसका मतलब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट में सस्टेन कर रही है, लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो मेजर हिस्सा है वो मीट एक्सपेक्टेशन का होता है। फिर है जो हिस्सा एक्सीड एक्सपेक्टेशन का है उतना ही बिलो एक्सपेक्टेशन का होगा, जितना फार एक्सीड एक्सपेक्टेशन का है उतना फार बिलो एक्सपेक्टेशन का भी होगा। तो लोग इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं, बट यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों में इंटेग्रिटी और क्लैरिटी प्लस नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट एंड इम्पैक्ट हो जानना बहुत जरूरी है। यदि इनमें गलती होती है तो आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली लड़खड़ा जाती हैं, उन पर इम्पैक्ट नेगेटिव चला जाता है। अतः इस प्रोसेस को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैलेंट मैनेजमेंट की यह धुरी है। बात करते हैं पोटेंशियल की। आपने लोगों का परफॉर्मेंस कर लिया, अब बात करनी है आपको व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल इज द qualities or abilities that something has but that may not be fully developed yet। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी एबिलिटी होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो पाती हैं। वो टाइम के साथ साथ कुछ लोग उन्हें डेवलप भी करते रहते हैं। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, इस पर अलग से बात होगी, लेकिन आज टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू इसको बताना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम किसी का ग्रोथ नहीं देख सकते। यदि हमने गलत आदमी को ग्रो कर दिया, उसमें पोटेंशियल नहीं है, तो वो अटरली फेल होगा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस भी होगा और वो आदमी भी डिप्रेस होगा या मिसफिट होकर के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। तो पोटेंशियल असेसमेंट में बहुत सावधानी की आवश्यकता है और प्रमोशन के लिए पोटेंशियल होना बहुत आवश्यक है। किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है, उसे आप पैसा दे दीजिए, लेकिन जब भी कभी एम्प्लॉय को प्रमोट करें तो उसकी एबिलिटीज, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी फ्यूचर ट्रेट्स मेजर करना बहुत आवश्यक है और वो उसमें होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वो अनफिट होगा। यदि कोई आदमी अपने करियर के सैचुरेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुका है तो वह परफॉर्म बेटर कर सकता है, बट he do not or she do not have the potential to grow। उसको मत कीजिएगा, नहीं तो आप अच्छा एम्प्लॉय खो देंगे। तो पोटेंशियल असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। इसका भी बहुत सारे टूल है मार्केट में, बहुत तरीके से मेजर हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल हर किसी में होता है। वो आपके कितने काम का है ये मेजर आपको करना है। व्हाट इज पोटेंशियल, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किसी भी आदमी में ये 3 बिहेवियर्स बड़े आराम से नजर आते हैं। नंबर 1, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्या बनना चाहता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता है, किस तरह की बात करता है, किस तरह के लोगों में उठता बैठता है, उसका कम्युनिकेशन या उसका वर्तमान में काम करने का तरीका क्या है, वह सब स्पष्ट नजर आता है। सब देखते हैं उसको, आप पूछ सकते हैं, उसके बॉस से पूछ सकते हैं, उसके पीयर से पूछ सकते हैं, उसके सबॉर्डिनेट से पूछ सकते हैं, उसके कुलीग से पूछ सकते हैं, उसके कस्टमर से पूछ सकते हैं, उसके सप्लायर से पूछ सकते हैं, बहुत तरीके हैं। नंबर 2, लेवल ऑफ एंगेजमेंट। जो मैंने बात की, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, तो उस एम्प्लॉय का लेवल ऑफ एंगेजमेंट कितना है ये दिखता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यदि हाई है तो उसमें पोटेंशियल है। और नंबर 3, एबिलिटी टू डू दैट हायर जॉब, जो उसके ऊपर का जॉब है, जहां आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तैयार करना चाहते हैं, उसमें एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू स्किल्स, एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर, ये कितना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही पोटेंशियल कहलाता है। यदि किसी आदमी में एम्बिशननेस नहीं है, ही इज नॉट अ हाईली एम्बिशियस गाय, ही इज सैचुरेटेड, तो वो पोटेंशियल नहीं है। उसका लेवल ऑफ एंगेजमेंट लो है, वो किसी और काम को प्राथमिकता ज्यादा देता है, तो आपका काम नहीं करेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, एस्पिरेशन प्लस एंगेजमेंट प्लस एबिलिटी, इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल।
यह आपको जानना समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं पोटेंशियल नहीं नापा जा सकता। माय डियर फ्रेंड, दैट इज रॉन्ग। आप इन तीनों चीजों से किसी का भी पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं बड़े इजीली। बहुत सारे टूल मार्केट में हैं, आप उनमें से कोई टूल अप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा। नंबर नेक्स्ट, आज की डेट में तो मार्केट में बहुत सारे असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे असेस करा लीजिए। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये सब काम करते हैं तो हम ये असेस करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनको आप यूज कीजिए और असेस कीजिए। नेक्स्ट है आपको चेक करने का तरीका। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, हाउ मच ही डिड और यू डिड और हाउ मच यू कुड डू into 100 is equal to potential। मैं यहां आपको एक कहानी भी सुनाना चाहता हूं। कहानी इस तरह से, जब रामचंद्र जी माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पुल का निर्माण कर रहे थे, तो वहां बहुत सारे भालू, बहुत सारे बंदर और बहुत सारे जीव सब मिल करके उस पुल का निर्माण कर रहे थे। वहां एक छोटी सी गिलहरी भी पेड़ पर रहती थी। उसने जब सबको काम करते देखा तो उसने सोचा कि मैं इस बड़े काम में क्यों नहीं सहयोग कर सकती। तो वह गई और बार बार वहां लेटती जहां बालू रेत थी, और अपने ऊपर शरीर पर बालू के कण चिपकाती और वहां जाकर के झाड़ कर आती जहां पुल बन रहा था। तो हर एक बंदर, हर एक भालू उसको धमकाता रहे, नीचे दब जाएगी और मर जाएगी। तेरे इस मिट्टी डालने से क्या होगा? योर कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टिनी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो वो गिलहरी कहती कि नहीं, मैं अपना कंट्रीब्यूशन अवश्य दूंगी, आई कैन डू वंडर्स। और वह यह करती रही। तो उनमें से कोई उसे मारने दौड़ा कि तो हमारा रास्ता रोकती है, तेरे ऊपर पैर पड़ गया तो मर जाएगी। तो वह भाग करके श्री राम के पास गई और बोली कि देखिए, मैं इस पुल के निर्माण में मदद करना चाहती हूँ, और ये लोग मुझे पुल के निर्माण में मेरा कंट्रीब्यूशन करने नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरे को थोड़ी मदद कीजिए, इनको समझाइए। तो उन्होंने सबको बुलाकर बोला कि इसको इसका काम करने दो, और यह जो अपने से मिट्टी ला करके डालती है कि वो पुल में बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, उन गैपों को भरने का काम करेगी। और जब वो गैप भर जाएंगे तो ये पुल हिलेगा नहीं। तो प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी के काम की तारीफ की और उसको काम को उन लोगों को कंटिन्यू करने दिया, जिससे वह पुल कभी हिला नहीं। तो मेरा यहाँ एक कहानी सुनाने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका एटीट्यूड आपके पोटेंशियल में बहुत बड़ा, आपका बिहेवियर बहुत बड़ा योगदान करता है। कि आप यदि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बशर्ते आपका एटीट्यूड काम करने का हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो नो लिमिटेशन, और एटीट्यूड नेगेटिव है तो हर एक चीज लिमिटेशन है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सक्यूज करते हैं, साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन सक्सेस एंड एक्सक्यूज। जो एक्सक्यूज करते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलती, और जिनको सक्सेस मिलती है वो एक्सक्यूज नहीं करते। यह एक एटीट्यूड का बहुत बड़ा एरिया है। तो इन चीजों से आप पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं। एक मैंने छोटी सी आपको कहानी सुनाई है कि आप पोटेंशियल कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपनी टीम का भी पोटेंशियल चेक करना चाहें तो यह फॉर्मूला मैंने दिया है, हाउ मच ही और यू डिड, हाउ मच यू और ही कुड डू इनटू 100 इज इक्वल टू पोटेंशियल। आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की स्लाइड है वो यह है कि परफॉर्मेंस और पोटेंशियल में पैरामीटर्स करके, दोनों को मेजर करके आप टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दिस इज कॉल्ड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मेजर करते हैं तो
हाई परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ मीडियम परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ लो परफॉर्मर्स होते हैं। उसी तरह से आपके कुछ लो पोटेंशियल के लोग होते हैं, कुछ मीडियम पोटेंशियल के लोग होते हैं और कुछ हाई पोटेंशियल के लोग होते हैं। तो जिनका लो परफॉर्मेंस है और लो ही पोटेंशियल है, वो रिस्क है आपके लिए, वो टैलेंट रिस्क कहा जाता है। और इसके जस्ट रिवर्स जिनका हाई पोटेंशियल है और हाई परफॉर्मेंस है, वो कंसिस्टेंट स्टार कहे जाते हैं। उनकी केयर करना बहुत जरूरी है और इनका कुछ डेवलपमेंट प्लान या फिर इनका कोई सेकंड ऑप्शन ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इस 9 बॉक्स मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि कहीं हाई पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस का आदमी है तो वो रफ डायमंड है, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन वह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। परफॉर्म ना करने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन कंपल्सन्स हो सकती हैं, या मिसफिट हो सकता है, या आपने उसे पार कर रखा हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरे होते हैं जो मीडियम परफॉर्मेंस है और मीडियम ही आपका पोटेंशियल है, तो वो की प्लेयर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रोल होते हैं। जैसा आप देखेंगे, इनको की प्लेयर कहते हैं, मॉडरेट परफॉर्मर्स और मॉडरेट पोटेंशियल। कुछ लोग होते हैं जिनमें हाई पोटेंशियल है, मॉडरेट है, वो फ्यूचर स्टार हैं। और कुछ लोग हैं जो हाई परफॉर्मर है लेकिन मॉडरेट पोटेंशियल है, वो करंट स्टार हैं। तो इस तरह से इस पूरी 9 बॉक्स मैट्रिक्स से आप उस पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर तैयार कर सकते हैं। बट दिस प्रोसेस शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। यदि यह ओपन हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ गैप पड़ जाता है। तो दिस प्रोसेस शुड बी हाईली कॉन्फिडेंशियल, लिमिटेड टू 2-3 पीपल्स ओनली, बट एक्शन शुड बी वेरी विजिबल। एवरीबडी मस्ट नो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल परफॉर्मेंस भी होता है, पोटेंशियल मेजरमेंट भी होता है और परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी होता है। उसके बेस पर करियर डेवलपमेंट प्रोसेसेस यहाँ फोकस की जाती हैं। मैं आपको एक बात यहाँ और भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई हाई परफॉर्मर और हाई पोटेंशियल का कैंडिडेट है तो उस पर आपको बहुत जल्दी ध्यान देना होगा। आप यह सोचकर मत रुक जाइएगा कि वह हाई परफॉर्मर हाई पोटेंशियल मेरे साथ रहेगा। यदि आपने उसका करियर डेवलपमेंट प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो वह भी डिमोटिवेट होकर के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है और वह बहुत बड़ा लॉस होगा। यदि आपका लो परफॉर्मर और लो पोटेंशियल से कोई आदमी छोड़ता है तो दैट शुड बी गुड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और यदि लास्ट वाले बॉक्स से कोई छोड़ता है, हाई परफॉर्मर और हाई पोटेंशियल, तो दैट इज द लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यह आप अपने पूरी प्रोसेस को मेजर कीजिए और 9 बॉक्स मैट्रिक्स में डाल करके अपनी पूरी पॉपुलेशन को, जितनी आपकी एम्प्लॉय पॉपुलेशन है उसको मेजर करके इसमें डालिए। और ये हर लेवल पे होना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक नहीं हो सकता, हर लेवल का अलग अलग होना चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कभी जॉब बैंड से नपता है, कभी जॉब क्लास से नपता है, कभी डेजिग्नेशन से नपता है, कभी किस चीज से आप नापते हैं, आपका क्या तरीका है, वह जब तक बात पूरी नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये 2 तरीके ऐसे हैं जिनके बेस पर आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 पोटेंशियल। तो आप इस मैट्रिक्स को जानें, समझें और अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट आता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता देना चाहता हूं। टैलेंट मैनेजमेंट does give managers a significant role and responsibility in the recruitment process and in the ongoing development and retention of superior employees. अभी हम एम्प्लॉय रिटेंशन की भी बात करेंगे। तो यह बहुत जरूरी है। In some organization, only top potential employees are included in the talent management system. In other companies, every employee is included in the process.
यह आपकी अपनी स्टाइल है, यह आपका अपना तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी तो हर एम्प्लॉय उसमें पार्टिस होना आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो जो 9 बॉक्स मैट्रिक्स मैंने बताई है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आप अपने आप को देखिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिट कीजिए और फिर इस प्रोसेस को इन प्लेस कीजिए। बात करते हैं टैलेंट रिटेंशन की, कि आपने टैलेंट आइडेंटिफाई भी कर दिया, उसका पोटेंशियल भी असेस किया, उसकी परफॉर्मेंस भी असेस की, अपनी और प्रोसेसेस को भी असेस किया। अब उसको रिटेन कैसे करें? Employee retention is the organization goal of the keeping talent employees and reducing turnover for by fostering a positive work atmosphere to promote engagement. जब जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो हाई होता है उनकी एम्प्लॉय टर्नओवर भी लो होती है। यदि किसी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वह दूर से कोई भी कह सकता है कि वहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल इज लो, अदरवाइज वाई पीपल आर लिविंग। नंबर 2, यदि किसी कंपनी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल बहुत लो है और कोई ये कहता है कि हाँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं है, वह भी गलत है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा देखने को मिले, अदरवाइज प्रोसेस के हिसाब से यह संभव नहीं है। दूसरी बात, एम्प्लॉय रिटेंशन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट्स एंड हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए आपको एक तो कॉम्पिटिटिव पे होना बहुत जरूरी है, मार्केट का क्या रेट है। यदि किसी की सैलरी कम है तो आप उसको या तो परफॉर्मेंस साइकिल पे ठीक कीजिए, नहीं तो बीच में आप मार्केट पे के हिसाब से, मार्केट करेक्शन के हिसाब से आप उसको करेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, आपके बेनिफिट्स और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। आपके यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पर भी होना बहुत जरूरी है। जिन कंपनियों में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है वहां भी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर नहीं कही जाती है। जिन कंपनियों में लोग हमेशा काम 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 की बात करते हैं, फैमिली पर, सोशल गैदरिंग पर, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर, एम्प्लॉयज फैमिली वेलफेयर पर ध्यान नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती। भारत में कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पास आदमी कम सैलरी में भी काम करता है, कि उन्हें पता है कि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहां लोग काम करते हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस टूल में डालकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह एक अलग आपका विषय है, आप उस पर कभी सोच सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वर्क एटमॉस्फियर, हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल, कॉम्पिटिटिव पे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। यदि आप इन सब पर काम करेंगे तो आपके यहाँ एम्प्लॉय रिटेंशन लेवल हाई होगा। अब आप रिटेन कैसे करें, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इतना करने से तो नहीं होगा। नंबर 1, एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितनी है। नंबर 2, लेवल अप योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। आज जितना एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल है उसको कल और बढ़ाइए। तो जो आपके अनएंगेज या डिसएंगेज एम्प्लॉय हैं उनका लेवल मिनिमाइज कर दीजिए। नंबर 3, क्रिएट एन एनर्जेटिक प्रोग्राम फॉर रिसेंट कॉलेज ग्रेड्स। ये एक नया फॉर्मूला है कि आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाइए ताकि वो अपनी स्किल को, अपनी कॉम्पिटेंस को अपग्रेड कर सकें। नंबर 4, एंश्योर योर ओन बोर्डिंग प्रोसेसेस आर एज स्टैंडर्डाइज एज पॉसिबल। वो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। ऑन बोर्डिंग में एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के टाइम पर जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वह बहुत जल्दी से कंपनी में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके, वो
नंबर 2, उसका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन जितना अच्छा होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नंबर 3, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेस। एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन मीटिंग्स, उसमें अच्छे एम्प्लॉय के प्रेज करना और जो प्रोसेसेस गलत है उनको क्रिटिसाइज करना ओपनली अलाउ होना चाहिए। नंबर 6 है इन्वेस्ट द कंज्यूमर ग्रेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल योर एम्प्लॉयज। आपका एम्प्लॉयज के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऑफिस में यदि आज भी पुराने कंप्यूटर्स पर पुराने सिस्टम में काम हो रहा है तो स्पीड नहीं आएगी, एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होंगे। बहुत सारी ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कराएंगे तो भी काम नहीं होगा। फिर आप कहेंगे क्वालिटी मार्केट में मैच नहीं करती है, क्वालिटी कंप्लेंट आती हैं, हमारा बेंचमार्किंग रेशो कम होता जा रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपनी एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट लेवल और उनकी टेक्नोलॉजी लेवल को कितना आगे बढ़ाते हैं। नंबर 7 है एलिमिनेट अननेसेसरी बैरियर्स इन द वर्कफोर्स। जो अननेसेसरी बैरियर्स हैं, जो ब्लॉकर्स हैं, उन सबको बाहर कीजिए। कुछ लोग ब्लॉकर्स बन के बैठ जाते हैं तो भी, और अननेसेसरी बैरियर्स लगाते हैं कंपनी में, वो भी। जितने भी अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको खत्म कीजिए, केवल वही रखिएगा जिनसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। अननेसेसरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट को कम करते हैं। नंबर नेक्स्ट है ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आप लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उनके डेवलपमेंट के लिए कभी कभी कॉलेजेस में, कभी कभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में, प्रोफेशनल बॉडीज में, कभी नेशनल सेमिनार में, कभी इंटरनेशनल सेमिनार में उनके एक्सपोजर के लिए उन्हें भेजिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि जो बात जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको रिटर्न नहीं लौटेगा, लौटता है। तो मेरा मानना यह है कि आप इन सब चीजों को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इन सब चीजों पर एम्प्लॉय रिटेंशन स्कीम में डाल करके एम्प्लॉय को रिटेन करने का प्रयास कीजिए। नंबर 9 है क्रिएट बाई डायरेक्शनल चैनल टू एनकरेज विद द एम्प्लॉयज फीडबैक। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम रखती हैं। पहले वे एम्प्लॉयज से पूछती हैं, फिर उसका थर्ड पार्टी से 360 डिग्री फीडबैक कराती हैं, और फिर उसके साथ ऑनेस्टली बात करती हैं कि भाई तुम में ये प्रॉब्लम है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, उसको ठीक करती हैं। तो आप भी कीजिए, सो दैट एम्प्लॉय कैन अंडरस्टैंड एंड रिमूव द नॉन रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज एंड एक्वायर द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। नंबर 10 है कंटिन्यू टू नर्चर एंड सपोर्ट दीज एसेट्स। आप सदैव उनको नर्चर कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, टाइम टू टाइम उनको ठीक कीजिए। जैसे मशीनों की मेंटेनेंस, मशीनों का अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल का अपग्रेडेशन और ह्यूमन कैपिटल मेंटेनेंस होना बहुत आवश्यक है। तो इसको आप ठीक करेंगे और मैं महसूस करता हूं कि ये सब चीजें आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत आगे बढ़ाएंगी। आपने यह सब करके टैलेंट तैयार कर लिया, टैलेंट आपके पास है, आप उसको मोबाइल करना जरूरी है। टैलेंट की मोबिलिटी नहीं होगी तो एक जगह पड़ा पड़ा टैलेंट भी मोनोटोनी लाता है। दूसरा, कुछ लोग पॉकेट्स बना लेते हैं, उस पॉकेट्स में काम करते हैं। आप टैलेंट मूव करेंगे तो उसको पता चलेगा कि जितना वह बेटर परफॉर्मेंस यहाँ दे रहा था दूसरी टीम के साथ भी देता है, तो दीज आर लिटरली अन असेट्स। और यदि टीम बदलते ही बदलता है तो कहीं समथिंग रॉन्ग। तो टैलेंट मोबिलिटी इज द क्रिटिकल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू dynamically develop and align your current and future workforce to strategic business needs. It's the process of moving talent from one role to role, or in other words, the right people with the right skill in the right place at the right time.
तो यदि आपके पास टैलेंट है तो आप उनको इन चीजों पर ध्यान रखिए। नंबर 1 राइट पीपल, नंबर 2 राइट स्किल, नंबर 3 राइट प्लेस, नंबर 4 राइट टाइम। आप डिले करेंगे तो भी, तो मोबिलिटी में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई यदि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल से एक ही जगह पर काम कर रहा है, उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं हुआ है, दैट इज रॉन्ग। आप उसको मूव कीजिए। नंबर 2 है टैलेंट मोबिलिटी में, टैलेंट मोबिलिटी और एम्प्लॉयज रिलोकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिलोकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज or potential employees from one location to another. Other forms that refer to the process may include employee transfer. यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी लोकेशन से तो ट्रांसफर कीजिए, मल्टी कंट्रीज हैं तो ट्रांसफर कीजिए, मल्टी स्टेट से तो ट्रांसफर कीजिए। नंबर 2 एम्प्लॉयज मोबिलिटी, एक स्टेट से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, समटाइम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और नंबर 3 है ग्लोबल मोबिलिटी। कुछ लोग इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे कैन नॉट वर्क इन चाइना, दे कैन नॉट वर्क इन यूरोपियन कंट्रीज, और दे कैन नॉट वर्क इन अमेरिकन कंट्रीज। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अक्रॉस द वर्ल्ड काम करती हैं, उनमें आप मोबिलिटी कीजिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी देखेंगे उनमें यह पाएंगे कि जो जितने सीनियर लोग हैं वो सब ग्लोबली मूव करते रहते हैं। तो दे कैन अंडरस्टैंड द कल्चर टू कल्चर एंड दे कैन गिव द वैल्यू एडिशन टू द company to learn the good things from one country or one nation to another second nation. They can grab some good things from the one unit to another unit. तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की मोबिलिटी बहुत आवश्यक है। नंबर 3 इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। कई बार आदमी अपने ही फील्ड में, कई बार आप दूसरे फील्ड में। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखा है, एक प्रोसेस मैनेजर एचआर मैनेजर बना, बहुत इफेक्टिवली काम किया। एक एचआर मैनेजर यूनिट हेड बना, बहुत इफेक्टिवली काम किया। एक मार्केटिंग का पर्सन एक यूनिट हेड बना, बहुत अच्छा काम किया। मैंने यहां तक देखा है कि एक एचआर हेड को अकाउंट्स का हेड बना दिया गया एंड ही डिड द वंडर्स। तो डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। कभी कभी यह भी जरूरी है, यदि आपको, मैंने देखा है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्च्यून 500 में आती हैं, वो कहती हैं कि हम एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जिन्होंने कम से कम 2 लोकेशंस पे काम किया हो, 2 डिपार्टमेंट में काम किया हो, और दो बिजनेसेस में काम किया हो। वो मल्टी बिजनेसेस में होते हैं, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज बिजनेस एक्यूमेंट शुड बी वेरी हाई। हाँ, तो उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और यदि हम सब इन चीजों को नहीं करते हैं तो आदमी फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात करता है। तो एम्प्लॉयज मोबिलिटी इज रिक्वायर्ड नाउ। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और उसको और ग्रो करना चाहते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ जॉब्स क्विकली। आगे बात करते हैं हम हाउ टू हैंडल इट। ये सब चीजें कैसे हैंडल की जाए। कुछ लोग कहते हैं ये सब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। These are very practical tools. These are applicable across the world and people are taking benefit. If we are not taking, this is our problem. हम कहीं गलती कर रहे हैं, तो हमें यह जानना, हमें यह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 प्रोसेसेस हैं जिनको हम लागू करके देख सकते हैं, फिर सैंपल के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, रीइवेल्युएट योर ऑर्ग स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप रीइवेल्युएट करिए। कौन सी पोजीशंस खत्म हो गई, बिकॉज मार्केट इज चेंजिंग, कस्टमर इज चेंजिंग, प्रोडक्ट मिक्स इज चेंजिंग, एम्प्लॉयज इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, योर प्रोडक्ट मिक्स इज चेंजिंग। तो बहुत सारी चीजें साल के साल बदलती हैं, तो आपका ऑर्ग स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस स्ट्रांग होगी, कौन सी प्रोसेस वीक होगी, कौन सी प्रोसेस का अपग्रेडेशन हो गया, कौन सी प्रोसेस रिडंडेंट हो गई। नंबर 2, थिंक लॉन्ग टर्म। हमेशा आप दूर की सोचिएगा, वर्तमान में मत रहिएगा, फ्यूचर को हमेशा फोरकास्ट कीजिएगा।
तो एम्प्लॉय स्टे भी बढ़ेगा और एम्प्लॉय ग्रोथ भी बढ़ेगी। नंबर 3, कंसीडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेड। मार्केट में जब तक आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो ये सब चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं, हर चीज का नया वर्जन आता है, इन चीजों का भी, टैलेंट मैनेजमेंट में भी बहुत सारी प्रोसेसेस का नया वर्जन आता है, उनको आप अपग्रेड कीजिए, उनको समय समय पर लागू कीजिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी और आपकी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस अपनी जगह इंटैक्ट और इफेक्टिव नजर आएंगी। अन्यथा इनके बहुत सारे कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वह सब यदि बड़ी होगी तो ये प्रोसेसेस सब या तो आउटडेटेड हो जाती हैं या लोग इन पर डाउट करने लगते हैं। अतः इनको इस तरह से समझना, प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है। आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट पर जितनी बेसिक अवेयरनेस मिल सकती थी उतनी देने की हमने कोशिश की है। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।